हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी का थर्ड चैप्टर, जो हमारा है आनुवांशिकता एवं वातावरण के ऊपर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ये दो पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हर बार 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेरिडिटी के ऊपर। तो अब इसके सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता को समझेंगे, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है? आनुवांशिकता का मतलब होता है आपका जो हमारा जैविक विशेषता है। आनुवांशिकता या वंशानुगत क्या है? एक जैविक विशेषता होती है, जैविक गुण होता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित या ट्रांसफर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या वंशानुगत, हेरिडिटी कहते हैं। जब कोई भी जो जैविक गुण होते हैं, तो उसका माता पिता से उनके बच्चे में जो ट्रांसफर होता है वो गुण, उसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो आनुवांशिकता है, उसके माध्यम से जो शारीरिक हो या मानसिक या सामाजिक सभी गुणों का हस्तांतरण होता है बालक में। तो ये मेनली जो है हमारा नेचर जो होता है। तो अब इसमें हम समझेंगे कि जो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी, आनुवांशिकता क्या है? ये हमारा जन्मजात जो हमें गुण मिलता है, जन्म के साथ जो गुण मिलता है, किससे? हमारे अपने माता पिता से जो मिलता है, उसे उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ये चेंज नहीं होता है। जो हेरिडिटी है वो कभी चेंज नहीं होगा। जो हमें, जो गुण हमें मिल गया है वो हमें विरासत में मिल गया है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? आनुवांशिकता हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि बालक के विकास में, एक बच्चे के विकास में अगर डेवलपमेंट की बात कही जाए, डेवलपमेंट के लिए सिर्फ हेरिडिटी, जो हमारा हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, वो सिर्फ मदद नहीं करती है। बच्चे के विकास में आपका हेरिडिटी, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, वो और हेरिडिटी, ये दोनों ही मदद करता है। तो इसके बारे में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है आपका वुडवर्थ। ये क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वुडवर्थ, इन्होंने ये एक थ्योरी दिया था कि इनका कहना था कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा कि जो विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। केवल हमें हेरिडिटी से विकास नहीं किया जा सकता है, सिर्फ हेरिडिटी के माध्यम से विकास नहीं हो सकता है। इन दोनों दोनों ही बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा हेरिडिटी है वो क्या है? व्यक्ति का एक रिजल्ट होता है। हेरिडिटी तो हमारा जैविक गुण होता है जो कि माता पिता से बच्चे में आता है। दूसरा है, ये दोनों जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो वुडवर्थ का कहना है कि जो व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति होता है, वो क्या है? एक रिजल्ट होता है। एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट है किसका? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट का गुणक, एनवायरनमेंट के गुणनफल है।
इन दोनों के मिक्सचर से हमारा जो विकास होता है उसके बारे में हमारे वुडवर्थ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है उसमें क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों ही बालक के विकास पे असर डालते हैं। तो अगर हेरिडिटी के बारे में देखें, आनुवंशिकता के बारे में देखें, जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, और वातावरण जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? तो आनुवंशिकता जो है वो क्या है? नेचर है। ये क्या है? नेचर है, जो हमें जन्म के साथ ही मिलता है ये। और ये क्या है? नर्चर है। नर्चर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पोषक। पोषण। ये जन्म के साथ मिलता है, जैसे माता पिता के जो भी जैविक गुण हैं, जैसे बच्चे का बाल का कलर हो गया, हाइट हो गया, आईज का कलर हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब जैविक गुण होते हैं। हेयर हो गया, बाल के कलर हो गए, टाइप हो गया, फिर आपका जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, ये सब क्या है? ये सब जैविक गुण है। ये सब क्या है? जैविक गुण है, जो हमें अपने माता पिता से मिलता है। और नेचर में हम क्या देखते हैं कि ये सारे जो गुण हैं वो उनका हमारे जो वातावरण से उनको जो मिलता है वो हमारे एनवायरनमेंट में आता है। जैसे एजुकेशन, शिक्षा हो गया, नैतिकता का विकास हो जाता है, ये सब एक वातावरण से मिलता है। ये बाहरी तत्व है। नैतिकता का विकास, सामाजिक विकास, ये सारी चीजें हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा हेरिडिटी है वो क्या है? स्थिर होता है। नेचर में कैसा होता है? जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता, वो स्थिर होता है। स्थिर मीन्स स्टैटिक होता है, मतलब जो हमें जन्म के साथ मिल गया, ये जन्म के साथ जो मिलता है वो चेंज नहीं, जन्म के साथ जो गुण मिलता है वो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या है? वो गतिमय है। एनवायरनमेंट क्या है? गतिमय है, मीन्स डायनेमिक है। ये समय के साथ बदलते रहता है। जो भी हमें नेचर में मिला है, जो भी हमें जन्म के साथ मिला है, उस गुण में भी परिवर्तन हो सकता है। वो एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा उसके उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उस गुण में भी परिवर्तन आ सकता है। अब हम देखते हैं ये आनुवांशिकता में हमें क्या मिलता है, जिसमें हमें खुद से जो मिलते हैं, खुद से जो हम सीखते हैं, खुद से सीखते हैं। इसके बारे में कौन कहता है? खुद से सीखने का मतलब हो जाता है इंट्रा। इंट्रा का थियोरी, जिसके बारे में पियाजे कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत में इसके बारे में कहा गया है कि जो बालक है वो क्या है? वो खुद से सीखते हैं। इंट्रा
वो खुद से सीखते हैं, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे या जो भी व्यक्ति होते हैं वे समाज से सीखते हैं। बच्चे या व्यक्ति समाज से सीखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है? इंटर मीन्स खुद से न सीख के समाज से सीखना। अनुवांशिकता हमें सेल्फ सिखाता है और एनवायरनमेंट हमें हेल्प सिखाते हैं, जिससे हमें दूसरे से हेल्प मिलता है। दूसरे से हम जो भी चीज सीखते हैं वो हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है। ये चीज हमें, ये मेन डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि एनवायरनमेंट और जो हेरिडिटी है इसमें मेन चीजेस यही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो इसमें आपका आता है कि अनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है। तो अनुवांशिकता क्या है? ये वंशानुगत गुण होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, या उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। इसमें हमारा शारीरिक मानसिक जितने भी गुण होते हैं वो सभी एक माता पिता से उनके बालक में परिवर्तित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि अनुवांशिकता का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। तो अनुवांशिकता का प्रभाव जो है वो बालक के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक ये सभी क्षेत्रों पे पड़ता है। शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक या नैतिक सभी पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब एक एक करके हम देखते हैं। जो हमारा शारीरिक लक्षण पर प्रभाव देखने को मिलता है हेरिडिटी के कारण, उसमें हम लोग मेन देखते हैं कि बालक के रंग रंग में रंग भी, रंग रूप आ जाता है, आकार आ जाता है, उनकी शरीर की जो गठन या जो संरचना होती है वे सब उनके लक्षण उसके ऊपर प्रभाव दिखाई देते हैं। उनके हाइट में जो जो चेंजेस आते हैं वो भी उनके माता पिता के कारण हो सकते हैं, उनके गुण उनमें ट्रांसफर हो सकते हैं। निर्धारण में अनुवांशिक गुण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर लिंग निर्धारण देखते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है कि हमारे शरीर में टोटल कितने हैं? दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। टोटल क्रोमोसोम, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, अगर टोटल नंबर पूछा जाए तो 46 होता है और पेयर में पूछा जाए तो 23 होता है। जो मेल क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है? एक्स वाई को मेल कहते हैं और एक्स एक्स फीमेल। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस हम इतना ही जान लेते हैं। अगला हम देखते हैं कि जो मानसिक प्रभाव पड़ता है या बुद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है वो किस तरह से होता है कि बुद्धि को अधिगम या लर्निंग की योग्यता, समायोजन या योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। गोहट जैसे विचारक का क्या कहना है? इनका कहना है कि जो मंद बुद्धि माता पिता होते हैं उनके संतान भी कैसे होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। और जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं उनके संतान में भी हम लोग क्या देखते हैं कि उस गुण का ट्रांसफर होता है, वो भी तीव्र या तेज बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। अगला देखते हैं कि उनके कैरेक्टर या जो मॉरल है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि व्यक्ति का जो चरित्र होता है उसके उस पे वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर से देखा जाता है, इसलिए बच्चे में भी वो सारे गुण देखने को मिलता है। अगला आ जाता है हमारा वातावरण, जिसको हम नर्चर कहते हैं, जहां से बच्चे का पोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आने के बाद ही बच्चे का पूरा विकास होता है। केवल हेरिडिटी से ही बच्चे का विकास संभव नहीं है, क्योंकि वो क्या है, जो गुण है वो अस्थाई है, जो उसको विरासत में मिल गया है, जो उसके माता पिता से उसमें ट्रांसफर होके आया है, उस गुण में चेंज नहीं आ सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि विकास में केवल वही योगदान करता है। वातावरण का भी मानव जीवन के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान वंशानुगत का होता है उतना ही वातावरण का भी होता है। वुडवर्थ का भी हम लोग देखें कि ये दोनों का गुणनफल होता है,
मानव का विकास। कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को एक सामाजिक वंशानुक्रम मानते हैं। वातावरण का प्रभाव किस तरह से एक बालक के विकास पे पड़ता है, तो हम देखते हैं कि बालक पर वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं, जैसे शारीरिक अंतर का प्रभाव। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के शारीरिक लक्षण तो मेनली हेरिडिटी से आते हैं। जो भी उनके जैविक गुण है वो कहाँ से आता है, हेरिडिटी से आता है। लेकिन किंतु इस पर वातावरण का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। केवल हम वंशानुगत पर ही कहें ये संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गुण जो जैविक गुण है वो तो आ जाता है, लेकिन वातावरण से भी वो प्रभावित होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं उनका क्या होता है, कद छोटा होता है। तो वहां पे जेनेटिक तो है, वो तो है ही, साथ में क्या है, एनवायरमेंट का भी उस पर असर होता है कि वहां के मैक्सिमम लोग का हाइट क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन वही हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे लोगों की शरीर लंबा भी हो सकता है, गठीला भी होता है। ये मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वातावरण का भी असर होता है। अगला हम देखते हैं कि प्रजाति की या जाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ बौद्धिक श्रेष्ठता की बात कही जाती है कि कुछ मानव की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण क्या होता है, वंशानुगत न होकर वातावरण भी होता है। जैसे अगर एक बुद्धिमान माता पिता के पुत्र को देखा जाए, उनके बच्चे को देखा जाए, तो उसके हिसाब से अगर उनका जेनेटिक गुण होना चाहिए कैसा, कि तेज माता पिता या बुद्धिमान माता पिता का बच्चा कैसा होगा, बुद्धिमान ही होगा। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि अगर उन पर वातावरण का प्रभाव देखा जाए, कि ऐसे बच्चे को अगर ऐसे जगह छोड़ दिया जाए जहाँ पे शैक्षणिक, सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण उनको उपलब्ध ही ना हो, एक तरह से वैसे बच्चे को अगर एक जंगल में ऐसे जगह पे रख दिया जाए जहाँ पर ना उनको शिक्षा दी जा रही है, ना कोई सामाजिक माहौल है, तो वैसे बच्चे क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। फिर वो क्या, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि केवल जो हेरिडिटी है वही असर नहीं कर रहा है, यहाँ पे एनवायरमेंट का भी बच्चे के ऊपर असर हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहता है, अच्छे वातावरण में रहेगा, तो उनका व्यक्तित्व का निर्माण कैसा होगा, महान हो सकता है। लेकिन अगर उसको सही माहौल न मिले तो उस बच्चे का जो व्यक्तित्व का विकास है वो अच्छा नहीं होगा। मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे वातावरण में ही मानसिक विकास की गति क्या होती है, तेज होती है। अगर उसको अच्छा वातावरण, अच्छा शिक्षा का माहौल न दिया जाए तो उसके मानसिक जो विकास की गति है वो कमजोर हो सकती है। अगला देखते हैं कि बालक का बहुमुखी विकास। वातावरण से क्या होता है कि वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। सभी क्षेत्रों में वातावरण के कारण विकास होता है। ये सारा क्या था कि केवल हम हेरिडिटी को ही कारण नहीं मान सकते हैं कि जो उसको मिल गया वही बच्चे के विकास में योगदान डालेगा। अब इसके ऊपर हम लोग देखते हैं क्या, कि बहुत सारा जो सिद्धांत है, हेरिडिटी का जो सिद्धांत है उसको देखते हैं कि कौन कौन से नियम है आनुवंशिकता का, जिसके कारण बच्चे के गुणों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका है प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। ये इससे आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, पूछा गया भी है कितनी बार। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से कहा जाए तो प्रिंसिपल है हेरिडिटी का। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो गुण होते हैं, जो विपरीत गुण होते हैं का उत्पन्न होना, मतलब जो माता पिता में गुण है वो उनके बच्चे में ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे तेज बुद्धि वाले माता पिता के जो बच्चे होंगे वो कैसा होगा, कम बुद्धि वाला। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो उनके जो अपोजिट नेचर है वो देखने को मिलता है। जो उनका गुण है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता है, या कम से कम ट्रांसफर होता है। कम बुद्धि वाले माता पिता के भी तेज बुद्धि वाले बच्चे हो सकते हैं। तो ये नियम हमारा क्या है, अनुवांशिकता ही का नियम है। जो अगला नियम हम लोग देखते हैं वो क्या है, एक होता है, दूसरा हम देखते हैं समानता का नियम।
समानता का नियम। इसमें क्या कहा जाता है कि जैसा माता पिता होगा वैसा ही उनका बच्चा होगा। जैसे माता पिता वैसा वैसा उनका बच्चा, वैसा बच्चा होगा। तो इसमें क्या होता है कि सेम जो जैविक गुण होते हैं वे बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। ये सिंपल सा नियम है। इसके अलावा हम जो देखते हैं थर्ड जो नियम बताते हैं उसमें कहा जाता है कि भिन्न नियम, भिन्नता का नियम हम लोग देखते हैं। इसमें बच्चे का जो गुण होता है वो उनके माता पिता से मैच नहीं करता है। मतलब छोटे हाइट वाले माता पिता के लंबे बच्चे हो सकते हैं। का बच्चा लंबा होना, उसका अधिक हाइट होना। तो ये क्या है, ये विपरीत गुण है। अगर माता पिता कम बुद्धिमान है तो उनका तेज बच्चा का होना, या फिर हाइट कम है लेकिन उनके बच्चे का हाइट ज्यादा होना। तो ये सब क्या है, ये विपरीत गुण बताया जा रहा है, भिन्न गुण का होना। तो ये इस तरह से ये हमारा हेरिडिटी का नियम है। इसमें हम अगला देखते हैं, गाल्टन का थियरी देखते हैं। ये इनका कहना है कि इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर होता है, उसको ये कहते हैं जैसे दादा दादी का माता पिता से पीछे के जनरेशन जो उनके दादा दादी है उनके गुण का बच्चे अगले बच्चे में ट्रांसफर होना। तो यह क्या है, गाल्टन का सिद्धांत है या जीव गणना सिद्धांत, बायोमेट्रिक थियरी इसको कहा जाता है। तो गाल्टन की थियरी में क्या है कि एक जनरेशन पीछे का भी जो गुण है वो उनके बच्चे में आ सकता है। तो ये कैसे संभव होता है कि जैसे यहाँ कहा गया है कि दादा दादी के गुण का उनके आगे के जनरेशन में एक जनरेशन बाद ट्रांसफर होना। तो ये संभव इसलिए होता है कि जैसे दादा दादी का गुण किसमें जाएगा, उनके बच्चे, जो कि ये मान लीजिए ये बच्चा है, ये उनके माता पिता हैं, उनके माता पिता ये हुए। तो इनका गुण अगर इनके में आया आता है तो फिर इनका गुण इस बच्चे में ट्रांसफर होगा। तो कुछ ना कुछ गुण आ सकता है। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा कि बच्चे का गुण किससे मिलता है, मैच करता है, तो दादा दादी से। तो ये गुण कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं कि कुछ उनका जो गुण है वो उनके माता में पिता में आएंगे और वो पिता से फिर उस बच्चे में आता है। दूसरा जो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है बीजमैन, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इनके सिद्धांत के अनुसार था कि जो माता पिता है, माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता है। जो भी उनका गुण है, जो भी उनका जीन है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। फिर हम देखते हैं ग्रेगन मेंडल का थ्योरी। इन्हें अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, इनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता का नियम निर्धारित किया था। तो ये सब हम लोग क्या देखे हैं कि पूरा हेरिडिटी के बारे में हम लोगों ने समझा कि हेरिडिटी के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो जो हेरिडिटी जो हमें जन्म के साथ मिलता है, जन्मजात मिलता है, जिसमें चेंज नहीं होता है, जो स्टैटिक होता है, वो हमारा हेरिडिटी आनुवंशिकता है। जो पर्यावरण क्या है, जन्म के बाद जो हमें सामाजिक माहौल मिलता है, जो भी पर्यावरण मिलता है जिसमें उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उस बच्चे का बहुमुखी विकास होता है, वो हमारा क्या है, एनवायरमेंट है। तो दोनों ही एक बालक के विकास में हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। केवल हेरिडिटी का हम नहीं कह सकते कि बच्चे के विकास में योगदान होता है, उसके साथ साथ अगर अच्छा गुण मिला हो
उनके हेरिडिटी, उनके माता पिता से बहुत अच्छा जीन मिला हो, अच्छा गुण मिला हो, लेकिन उसको अगर अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो फिर वो विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये दोनों का ही समान योगदान होता है। तो ये हमारा क्या है, हेरिडिटी का है, जो कि सिंपल यहाँ पे आपसे आप प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पूछा जाता है। फिर ये जो पॉइंट है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का कहाँ तक इम्पैक्ट आता है बच्चे के डेवलपमेंट पर, ये सारे के सारे चीज आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में पूछा जाता है। वुडवर्थ का ये थियरी जो आपसे पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। तो ये सारा हम लोग क्या देखे हैं ये चैप्टर में, क्योंकि इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपका 3rd चैप्टर था आपका सीडीपी का, जो कि कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के बारे में। वो आपका सीडीपी का अगला 4th चैप्टर रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया हो। तो अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।